प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर की एडिशन के ऊपर। उससे पहले हम एक बात क्लियर करें कि हमने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया हुआ था, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस क्या था? तो आपने बोला था कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उनमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बोलें कि मैंने 10 किलो चीनी ली, तो 10 kg जो मैंने चीनी ली या कुछ भी सामान लिया, तो उसमें आप मास बता रहे हो, यानी मैग्नीट्यूड बता रहे हो कितना है 10 kg, पर डायरेक्शन नहीं है इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। उसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि मेरी बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, तो 10 लीटर क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड हुआ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप नोट करें कि ये जो क्वांटिटीज हैं, जैसे मास हुआ या वॉल्यूम हुआ, ठीक है। उसी तरह से वर्क टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर देखिए आज कितना जी 46 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और जैसे आप वर्क की बात करते हो कि मशीन ने 1000 जूल काम किया, तो 1000 जूल जो है दिस इज ए मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर करंट वायर में फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी दी हुई है। जैसे बात कर लेते हैं कि फोर्स, तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आप बोलते हैं 10 न्यूटन की फोर्स लगी, तो किस डायरेक्शन में लगी? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ खींच रही है हर चीज को नीचे की तरफ। कहां? अपनी तरफ, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, वो फोर्स भी है, फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हुई जिसमें डायरेक्शन दी होती है। उसी तरह से इंपल्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ, तो आपको पता है कि नॉर्थ से रेज निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको। तो आप नोट करें कि इनकी डायरेक्शन है कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और इनकी डायरेक्शन भी होगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और फिर हम क्या करते थे कि हमने इनकी जब डिफरेंस के बारे में स्टडी किया, एक में मैग्नीट्यूड होता है, एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको ऑर्डिनरी लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर आप मास लिखना है, आप एम लिख दीजिए, वॉल्यूम लिखना है, वी लिख दीजिए, ठीक है, चल पड़ेगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो आपको कैपिटल लेटर के द्वारा या बोल्ड लेटर के द्वारा शो करने पड़ती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर से, बोल्ड का मतलब ऐसे बड़े ए ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए नहीं लिख सकते, कैपिटल ए या कैपिटल बी, ये वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब दोनों में एक और अंतर जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको अगर आपने ऐड करना हो तो वहां पे ऑर्डिनरी आपका जो अलजेब्रा है वो काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और इसकी लंबाई है 3 मीटर, और एक और लाइन है इसकी लंबाई है 4 मीटर। तो आप बोलेंगे टोटल कितनी लंबाई हुई? तो आप बोलेंगे 3 और 4 7 मीटर। तो इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में आप दो लाइंस जो हैं 3 मीटर और 4 मीटर, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, उसका आंसर 7 नहीं आएगा। उनको ऐड करने के लिए वहां पे वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है, वहां वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है इसको ही आज हम स्टडी करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलग अलग 3 लॉ हैं, और जिनमें सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए आज उस लॉ को स्टडी करते हैं।
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दो एरो के द्वारा। वेक्टर को आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर ए है इसके पैरेलल यहां पे हमने जितनी इसकी लंबाई है उतने हमने इसको खींच दिए, यहां पे इसको हमने बोल दिया वेक्टर ए। और मान लेते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक को हमने बोल दिया ओपी। और जैसे ये वेक्टर बी है इसको बिल्कुल वैसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो जैसे इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से यहां पे आ जाएगा ऐसे करके, इसको बोल दिया आपने वेक्टर बी और इसको मैंने बोल दिया पी क्यू। तो आप देखें ये जो मैंने लिखा ओपी वेक्टर और एक वेक्टर ये लिखा आपका ओ क्यू वेक्टर। ओपी जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप टेल बोलते हैं, इसको आप हेड बोलते हैं। तो ये टेल हेड और इस हेड के साथ उसका टेल और ये हेड, इस तरह से आपने दो वेक्टर को इन दोनों को उठाया और ऐसे जोड़ दिया। अब जो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी उसमें तो हम करते थे अगर 3 मीटर है ये 4 मीटर है तो दोनों ऐड कर लिए 7 मीटर कर दिया। पर इस केस में अगर ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है तो 7 नहीं होगा, इनका आंसर कुछ अलग आएगा। आंसर क्या आएगा, तो इसने बोला कि ये जो टेल हेड करके आपने दो वेक्टर को जोड़ा है तो इन दोनों वेक्टर का जो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड है, यहां से इनको जोड़ दीजिए। तो ये वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। ये इन दोनों वेक्टर का आंसर होगा आर। तो जरूरी नहीं कि ये 7 मीटर होगा, अगर ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर तो ये 7 मीटर नहीं होगा। ये रिजल्टेंट जो आएगा, जो ये क्लोजिंग साइड की जो लाइन जो है इसकी जितनी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन हम यहां की निकालेंगे कि दोनों वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आप नोट करें कि अगर दो वेक्टर जो हैं अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जितने इसकी लंबाई है उतनी लंबाई इसकी, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ, जो इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन ये, और जो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ वो ऐसा, ठीक है। तो इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब है टेल हेड सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टरों का जो प्लस करके ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, टेल हेड। अब टेल हेड नहीं है, अब हेड टेल है। यहां से चलते हैं, टेल हेड हेड टेल, तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया। तो इनका दोनों का सम जो है, इनका एडिशन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यह आपकी डेफिनेशन बनी। तो ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन जो है वो ये बनती है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely by the third side of the triangle taken in opposite order. Head tail, ये इनका रिजल्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो आपने क्या किया, क्यू से एक नॉर्मल ड्रॉ किया डी पॉइंट तक और ओपी को अपने एक्सटेंड करके डी पॉइंट से जोड़ दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है और उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए थी। तो ये वाली ट्रायंगल तो राइट एंगल नहीं थी, तो मैंने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करके 90 डिग्री एंगल बना दिया, उसको मैंने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओ डी क्यू, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, ओ क्यू डी, ओ क्यू डी,
जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या कौन सा है, ओ क्यू, तो यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है ओ डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें वैल्यू भरते हैं तो ओ क्यू किसके बराबर है, वेक्टर आर, तो मैंने वेक्टर आर की जगह सिर्फ आर लिखा, आर का स्क्वायर, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ओडी किसके बराबर है, तो ओडी ये ए के बराबर नहीं है, ओ से लेके पी तक ए है लेकिन पी से डी हमें पता नहीं है, तो ओ से लेके डी तक आप दो हिस्से हैं, ओ पी एंड पी डी, तो मैंने ओडी को लिख दिया दो हिस्सों में, ओ पी प्लस पी डी का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर। देखिए ओ से लेकर डी तक दो हिस्से हैं, एक ओपी प्लस पीडी, ये मैंने ये लिख दिया, और क्यूडी ऐसे लिख दिया। अब इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 बोल दिया, और यहाँ पे मैं जो वैल्यूज हमें पता नहीं है, अब देखिए ओपी पता है मुझे, ओपी है वेक्टर ए, पीडी ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है, क्यूडी मालूम नहीं है, तो इनको मैंने फाइंड आउट करना है। तो इनको फाइंड आउट करेंगे हम इस ट्राइंगल से। तो सपोज कर लेते हैं कि ये वाले जो ट्राइंगल है इसमें वेक्टर बी जो है इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। कौन सी ट्राइंगल, ये वाले पी क्यू डी। तो आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू डी, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू डी, इस ट्राइंगल से आपने जो साइड निकालनी है, एक तो आपने निकालनी पी क्यू, सॉरी एक निकालनी अपनी पी डी, ये पी डी है, और एक आपने निकालनी क्यू डी। तो जो साइड आपने निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, तो जैसे पी डी को मैंने ऊपर लिखा, जो ये साइड निकालनी है इसको ऊपर लिखा, और इस ट्राइंगल में कौन सी साइड आपको पता है, पी क्यू, इसको नीचे लिखा, क्योंकि पी क्यू मेरे को पता है बी के बराबर है, तो पी डी अपॉन पी क्यू। तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया ये कॉस ऑफ थीटा। यहां से आपके पास आ गया पी डी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर होता है, पी क्यू किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो हमारे पास आया पी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, पीडी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसी तरह से इस छोटी सी ट्रायंगल से, इसी ट्रायंगल से आप निकालेंगे क्यूडी। तो आप क्यूडी निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे देखिए मैं यहाँ पे लाइन खींच के ऐसे लिखता हूँ, क्यूडी जो निकालना उसको ऊपर लिख दिया, क्यूडी जो साइड पता उसको नीचे लिखा, साइड कौन सी पता है, पी क्यू कितनी है बी, तो मैंने लिख दिया बी इज इक्वल टू, अब ये क्या था एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, तो आपने लिखा साइन ऑफ एंगल थीटा। यहां से आपके पास आ गया क्यू डी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। ये दोनों वैल्यूज आप लेंगे, देखिए यहाँ पे पी डी और क्यू डी निकालना था वो निकाल दिया, और यहाँ पे वैल्यू भर दीजिए। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में ओ क्यू कितना था आपके पास, तो ये देखिए ओ से लेके क्यू तक था वेक्टर आर, तो इसको आर लिख देते हैं, तो यहाँ भर दिया मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये देखिए लिखा है आर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ब्रैकेट लगाते हैं ये ओपी कितना था, वेक्टर ए था, मैंने इसको ए लिख दिया, प्लस पीडी कहाँ पे है, बी कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस क्यूडी कितना है, बी साइन ऑफ थीटा। अब आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह यहाँ लिखा है बी कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2a और बी की जगह लिखा है बी कॉस थीटा, प्लस ये आ गया आपके पास आगे बी साइन ऑफ थीटा। इसमें देखें ये जो क्यू डी था ये कितना भरा हमने, बी साइन थीटा, तो क्यू डी का स्क्वायर है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर है, तो यहां आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाले दोनों को इकट्ठा लिख लिया, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर लास्ट में ये लिख दिया 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब आपको पता है ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू होती है 1,
तो आप यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, या लिख दीजिए 1 प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये है हमारे पास से रिजल्टेंट। दो वेक्टर अगर ए और बी ट्राइंगल के दो साइड द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालते हैं इस तरह से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे ये थीटा एंगल जो था किसके बीच में था, ए और बी के बीच में था। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसमें वेक्टर ए ये आगे तक यहाँ तक था, इसको आगे ले जाते हैं ऐसे, वेक्टर ए आ गया, डायरेक्शन तो यही है, और वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इनका आंसर इस तरह से आता है। अब हम निकालते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट जो निकाला, जो आपने आर निकाला है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए आप निकालेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए, देन टेन अल्फा। तो इस ट्राइंगल से आप टेन अल्फा निकालेंगे, तो टेन अल्फा किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, वेक्टर आर। कैसे निकालेंगे, तो आपने बोले आप निकालेंगे टेन अल्फा। तो आप मानेंगे कि सपोज अल्फा एंगल इज मेड बाय वेक्टर आर विद वेक्टर ए, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, तो यहां से देखें इस ट्राइंगल में अगर आपने टेन अल्फा निकालना है तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, QD, और बेस कितना है, OD। तो मैंने यहां पे लिख दिया नीचे आपके पास QD डिवाइडेड बाई OD। तो आपके पास आया टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब QD जो है लिख दिया, और OD किसके बराबर था, तो इस ट्राइंगल को फिर से देखिए, O से लेकर D तक दो हिस्सों में है, OP प्लस PD। तो मैंने यहां पे नीचे लिख दिया OP प्लस PD। अब इनकी वैल्यू भर दीजिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू QD कितना था, QD आपने पहले निकाला था B साइन थीटा, OP कितना है, वेक्टर A दिया हुआ है, A लिख दो उसको, और PD कितना है, ये भी आपने निकाला B cos थीटा। देखिए QD और PD ये दोनों आपने यहाँ पे निकाले हैं, QD निकाला है B साइन थीटा और PD निकाला आपने B cos थीटा। ठीक है, और OP कितना है, A है, OP कितना है, ये A दिया हुआ है। तो आप ये सारी वैल्यूज लीजिए और यहाँ पे भर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos ऑफ थीटा। सो दिस इज द आंसर। अगर इसको आगे अल्फा करके लिखना है तो आप अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ये टेन इसके नीचे आएगा, जिसको आप लिखते हैं 1/10, फिर 10 ऊपर चला जाएगा तो उसको लिखेंगे टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में सारी रकम लिखेंगे B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos ऑफ थीटा। ये 10 नीचे आया 1/10, फिर 10 ऊपर चला गया तो 10 की पावर -1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनवर्स लिखते हैं। ये आंसर आ गया आपके पास। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब दूसरा लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का एक दूसरा लॉ भी है। तो सपोज कर लेते हैं कि OP जो है वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है और OS जो है वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन से इसको कंप्लीट किया है, तो दिस इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। ठीक है, और दोनों वेक्टर कहाँ कहाँ साइड साइड में एडजेसेंट, वेक्टर A अगर यहाँ पे है तो वेक्टर B इसके साइड में है, ये नहीं कि वेक्टर A यहाँ पे लिख दिया वेक्टर B इधर लिख दिया, वैसा नहीं है, साथ में। तो किसी भी पैरेललोग्राम की दो लगती हुई जो साइड्स हैं उनके द्वारा अगर दो वेक्टर जो हैं A और B रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल निकलती है, ये डायगोनल निकलती है, वो डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को। ये इसका लॉ है। इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये, पर इसने बोला कि पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि इफ द टू वेक्टर्स A and B, if the two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the passing through the same point.
ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, तो इनका रिजल्टेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली का मतलब है both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले वहीं से जो डायगोनल निकलती है वो डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट शो करती है। अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हमें मालूम है हमें एक ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे है ही नहीं। आप देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पे अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए और बी जो हैं इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और वेक्टर आर जो है ये एंगल कितना बनाता था, वेक्टर आर बनाता है एंगल अल्फा ए के साथ। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो मैंने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्यू। तो क्यू से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और इस ओपी पॉइंट को मैंने आगे इन बढ़ाया यहां तक और इस पॉइंट को बोल दिया डी, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अब मेरे पास ट्रायंगल आएगी ओ क्यू डी, बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिश में पढ़ा था। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप बोलेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू डी का स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आप लिखेंगे आर का स्क्वायर बराबर है ओ डी। ओ डी दो हिस्सों में बटी हुई है ओपी और पी डी, तो आप लिखेंगे ओपी प्लस पी डी का होल स्क्वायर, और साथ में लिखा आपने क्यू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही ये इक्वेशन अगर नंबर 1 लिख दीजिए। यहाँ पे आर आपको पता है, ओपी पता है वेक्टर ए है, पी डी पता नहीं है, क्यू डी आपको पता नहीं है। तो आपको पता है कि वेक्टर ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल था, थीटा। तो ये जो वेक्टर बी है ये अगर ऐसे आगे मैं ले जाऊं तो ये वेक्टर बी इसके पैरेलल है, ये वेक्टर बी और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो ये वाली लाइन और लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, वेक्टर बी हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी क्या एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। यहां से आप पी डी और क्यू डी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता है इस ट्रायंगल से निकालेंगे आप, पी क्यू डी ट्रायंगल से। तो पी डी निकालना है तो पी डी अपॉन बी करेंगे, पी डी निकल जाएगा। जब क्यू डी निकालना है तो क्यू डी अपॉन बी करेंगे। तो पी डी अपॉन बी कितना होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस। तो पी डी अपॉन बी यानी कॉस थीटा, तो पी डी अपॉन बी इक्वल टू कॉस थीटा, यानी पी डी इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास पी डी की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। और उसी तरह से क्यू डी निकालना है तो क्यू डी अपॉन बी करेंगे, तो क्यू डी अपॉन बी क्या होता है, साइन थीटा। तो आपके पास आ गया क्यू डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये दो वैल्यूज आप निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज को लेंगे नंबर 1 इक्वेशन में भर देंगे, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की जगह लिखेंगे पी, पी डी की जगह आपने लिखा बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी का होल स्क्वायर, क्यू डी कितना है आपके पास, बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो आपके पास आएगा पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कैसे लिखते थे यहाँ पे, ये यहाँ पे ये ओपी जो है वेक्टर ए के बराबर है, तो मैंने ए पी नहीं लिखना है, वेक्टर ए लिखना है यहाँ पे। तो हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह b cos थीटा है, प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे b स्क्वायर और साइन का अलग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसमें स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी कर दीजिए, तो ये दोनों रकमें बी स्क्वायर इकट्ठी हो जाएगी। बी स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2ab cos ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1, यह भी आपने पढ़ा था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यहां से आर निकालना तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो ये आ गया इसका रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी दो वेक्टर ए एंड बी जो है, जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही है, जो जैसे ट्रायंगुलर का है, रिजल्टेंट सेम है। अब आप निकालेंगे उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हमें मान के चलते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो इसका रिजल्टेंट है इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए।
तो यहां से आप tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से tan अल्फा निकालोगे तो क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan अल्फा इक्वल टू QD अपॉन OD। तो मैंने यहाँ पे फिर से ऐसे लिख दिया डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R, रिजल्टेंट R क्या निकालेंगे आप, tan ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QD अपॉन नीचे लिखा OD। फिर आपने लिखा tan अल्फा QD और OD दो हिस्सों में है, OP प्लस PD। OD दो हिस्सों में OP प्लस PD। OP कितना है, वेक्टर A है, तो यहाँ पे भर देंगे, OP की जगह वेक्टर A भर देंगे। तो आपने लिखा tan ऑफ अल्फा और QD अभी आपने निकाला, QD था B साइन थीटा, तो B साइन थीटा, और OP है आपके पास A और PD आपने निकाला B कॉस थीटा, तो लिखा आपने B कॉस थीटा। यहां से आपने अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे लिखेंगे और ये रकम ब्रैकेट में लिख देंगे B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब हम बात करते हैं इसमें स्पेशल केस की। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि जो आपके पास ये वेक्टर A और वेक्टर B जिनके बीच में एंगल थीटा था, अगर दोनों वेक्टर A की डायरेक्शन में होते, तो अगर ये वेक्टर B भी A की डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो देखिए ये वेक्टर B जैसे A की डायरेक्शन हो गई, यहां से मुड़ेगा, A के ऊपर आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हेन वेक्टर A एंड B आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, दिस इज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में जब वो दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, व्हेन वेक्टर A एंड B आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। और जब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो यहां से देखिए रिजल्टेंट का फार्मूला ये था। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 तो 1 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको आप लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर से कट गया, तो रिजल्टेंट आपके पास है a प्लस बी। तो रिजल्टेंट आपके पास ही आएगा। और जो डायरेक्शन है वो कितने होगी, तो आप थीटा 0, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन का फार्मूला tan अल्फा है, तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो चाहे नीचे जो मर्जी हो, ऊपर 0 हो गया तो 0 ओवर समथिंग इक्वल टू 0, तो उसका tan अल्फा इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे यहां से कि tan अल्फा इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्पेशल केस में। दूसरा स्पेशल केस जो है उसमें है कि यदि थीटा जो है दोनों वेक्टर्स के बीच में जो है एंगल 180 डिग्री का हो, यानी कि ये वेक्टर A इधर हो और वेक्टर B इस साइड होता, वेक्टर A इधर होता, वेक्टर B इधर होता, यानी 180 डिग्री का एंगल होता, तो क्या होता। तो इस रिजल्टेंट में आप cos थीटा की जगह cos 180 लिख दीजिए। cos 180 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, -1। तो आपके पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि -1 हो जाएगा, माइनस 2ab। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखिए दूसरे केस में इफ थीटा इक्वल टू 180, थीटा 180 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इस रिजल्टेंट में जब 180 भरा आपने तो cos 180 होता -1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो रिजल्टेंट आपके पास है a माइनस बी, ये इसका रिजल्टेंट आएगा अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो। और उस टाइम पे डायरेक्शन क्या होगी, तो आप देखिए यहाँ पे 180 भर दीजिए, साइन 180 कॉस 180, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे तो साइन 180 कितना होता है, 0, साइन 180 0, तो यानी 0 ओवर समथिंग जो भी हो, नीचे ऊपर 0 तो नीचे जो मर्जी हो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 0। तो आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट है इसमें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हमने थीटा 0 बोला, फिर 180 बोला, अब 90, यानी कि ये जो आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B इसके ऊपर ऐसे सीधा खड़ा होता, 90 डिग्री का एंगल होता, तो क्या होता, तो रिजल्टेंट क्या आना था, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह 90 भर दीजिए, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया सारा का सारा। तो रिजल्टेंट आ गया r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट, क्योंकि
cos 90 जीरो होता है, तो ये सारा ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पे देखें sin 90 क्या होता है 1, और ये क्या बनेगा आपके पास tan अल्फा, तो ये देखिए tan अल्फा जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर आएगी, देखिए यहाँ फार्मूले बढ़ते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखे नीचे a प्लस बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 होता है 1, तो b इंटू 1, cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया ये वाला पोर्शन, नीचे बच गया a, तो आपके पास है इज इक्वल टू बी अपॉन a। तो tan अल्फा किसके बराबर हुआ, b अपॉन a के बराबर हुआ, और यहाँ से अल्फा निकालना है आपने, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स और ब्रैकेट में b अपॉन a। दिस इज द आंसर। अब हमारा टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मतलब एक ऐसी आपकी फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं, ठीक है। तो पॉलीगन एक ऐसी आपकी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। तो आप देखिए पॉलीगन है जिसमें 1 2 3 4 5 6, इसके 6 साइड्स हैं, इसको हमने पॉलीगन बोल दिया। तो सपोज कर लेते हैं इसकी ये वाली साइड जो है ए बी, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है, बी सी जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली साइड वेक्टर सी को, ये वाली साइड वेक्टर डी को, और ये वाली साइड वेक्टर ई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन सभी वेक्टर्स का टोटल ऐड करें तो सम किसके बराबर आएगा, तो इसने बोला इनका सम जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। जो पॉलीगन को बंद करने वाली साइड जो है 1 2 3 4 5, ये छठी साइड जो इसको बंद कर रही है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर को बहुत सारे वेक्टर्स, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, tail head, tail head, tail head. If number of vectors are represented by the different sides of the polygon both in magnitude and direction taken in same order, then the resultant of these vectors is represented by the closing side of the polygon taken in opposite order, head, tail. तो इसकी डेफिनेशन बनी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की प्रूफ के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉलीगन लॉ में ये जो आपके पास पॉलीगन बना है इसको ए को सी से जोड़ दीजिए, ए से डी को ज्वाइन कर दीजिए, ए से ई को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आप देखें आपके पास ट्रायंगल बन जाएगी, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई। तो पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये जो है रिजल्टेंट है ए सी, तो ए सी रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना था वेक्टर ए और बी सी कितना था वेक्टर बी, तो ये लिख दिया, तो ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई। उसके बाद आपने अब ये ए सी निकल गया आपके पास, आप दूसरी ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी, इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। देखिए यहां से यहां ये ऐसे टेल हेड और ये हेड टेल रिजल्टेंट, तो ए डी आएगा ए सी प्लस सी डी। तो यहां से आप ए डी निकालोगे, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी कितने हैं आपके पास, आर जो मैंने लिखा था ए सी, ये निकाला आपने ए प्लस बी, यहां भर दिया मैंने वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डी किसके बराबर है, तो सी डी है वेक्टर सी के बराबर, तो ये वेक्टर सी के बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपने दूसरी ट्रायंगल, ये पहली होगी, दूसरी होगी, अब तीसरी ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए डी ई, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई, यहां से आपको क्या मिलेगा, ए ई इसका रिजल्टेंट है, तो आप लिखेंगे ए ई वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डी प्लस डी ई, तो आप लिखेंगे ए डी प्लस डी ई। यहां से ए ई वेक्टर इज इक्वल टू ए डी आपने यहाँ ऊपर निकाला है तो इसकी वैल्यू भर दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी ई, तो डी ई किसके बराबर है, वेक्टर डी के बराबर, तो मैं लिख दिया वेक्टर डी के बराबर। ये आपके पास नंबर 3 इक्वेशन आ गई। उसके बाद आपके पास ये थर्ड ट्रायंगल ये है ए ई एफ, फिर आपने लिखा ट्रायंगल ए ई एफ, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपका रिजल्टेंट जो कौन सा है, ये वाला है रिजल्टेंट आर ए एफ, तो आपने लिखा ए एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए ई प्लस ई एफ, तो आपने लिखा ए ई प्लस ई एफ। यहां पे आप
जब वैल्यू भरेंगे ए एफ किसके बराबर था, तो आपको पता थी ए एफ आर के बराबर है। यहाँ पे लिखा हमने ए एफ आर के बराबर है, तो यहाँ आर लिख दिया मैंने। तो ये इक्वेशन में ए एफ की जगह लिखा मैंने वेक्टर आर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए ई। ये ऊपर निकाला है, ये रकम भर दीजिए ए ई की जगह। तो आप लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस ई एफ। और ई एफ किसके बराबर है, तो यहाँ से देखें ई से लेके एफ, तो वेक्टर ई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में वेक्टर ई। तो ये इसका आंसर आ गया कि किसी भी पॉलीगन में अगर डिफरेंट वेक्टर्स डिफरेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल रिजल्टेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन विच इज इक्वल टू दिस। इनका सम जो है इसके बराबर आएगा।